डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकेंड ब्रायोफाइट लाइकेन एंड एल्गी में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसी को हम इवोल्यूशनरी ट्रेड सेल ब्रायोफाइट्स कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन कैसे हुआ और फिर उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ब्रायोफाइट्स के बारे में हम देखते हैं कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल प्लांट किंगडम का जब हमने क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था तो हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स हैं उनको हम क्रिप्टोगेम्स में रखते हैं और ये ब्रायोफाइट जो है वो क्रिप्टोगेम्स में थैलोफाइट्स और टेरिडोफाइट के बीच में आते हैं, यानी इन दोनों के बीच में मतलब कुछ करेक्टर टेरिडोफाइट और थैलोफाइट्स के बीच में आने के कारण ऐसा लगता है कि ये इन दोनों से इक्विलिब्रियम करते हैं। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स उसके ऐसे भी होंगे जो इससे रिजेंबल करेंगे और कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो उसके टेरिडोफाइट से रिजेंबल करेंगे। इस प्रकार से ब्रायोफाइट में पादप से तो इस प्रकार जब हम ओरिजिन और इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रायोफाइटा का ओरिजिन या तो थैलोफाइट से हुआ होगा या थैलोफाइट मींस एल्गी से हुआ होगा या ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन जो है वो टेरिडोफाइट से हुआ होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों समूह के इसको हमको ओरिजिन और इवोल्यूशन ये देखने के लिए कि ब्रायोफाइट थैलोफाइट से इनका ओरिजिन हुआ है या टेरिडोफाइट, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनका हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड हो। लेकिन ये ब्रायोफाइट्स जो है वो बहुत ही सॉफ्ट प्लांट होते हैं तो उनके हमारे पास ये फॉसिल एविडेंस तो हमारे पास होते नहीं है। तो हम कैसे पता करें कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो थैलोफाइट से डेवलप हुए हैं या टेरिडोफाइट से डेवलप हुए, इनको इस प्रकार से। और कोई भी हमारे पास सॉलिड जो है वो एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकें कि ब्रायोफाइट का ओरिजिन किसके लिए हुआ है। इसलिए हमको दूसरे अन्य एविडेंसेस पर या अन्य प्रमाणों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कि सजीव पादपों की कंपैरेटिव एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, और सेकंड है कि उनकी फाइलोजेनी का या ऑन्टोजेनी का स्टडी किया जाता है, और तीसरा उनकी पादप वर्गों में एनालॉगी का स्टडी किया जाता है। इस प्रकार से इन दोनों चीज़ों को समझाने के लिए कि ब्रायोफाइट का ओरिजिन कैसे हुआ है, इसके लिए दो मत होते हैं। एक होता है टेरिडोफाइटियन हाइपोथेसिस और दूसरा है एल्गल हाइपोथेसिस। टेरिडोफाइटियन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ऐसा है कि ब्रायोफाइट का ओरिजिन टेरिडोफाइट से हुआ है। तो इसमें भी कैसे कि टेरिडोफाइट प्लांट में मतलब फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी टेरिडोफाइट्स कुछ ऐसे हुए होंगे जिनका जो उनमें जो प्रोग्रेसिव ना होकर रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ होगा, यानी कॉम्प्लेक्स जो रचना होगी वो सरल रचना में सरलीकरण की क्रिया होगी। कॉम्प्लेक्स टू सिंप्लीफिकेशन पे के आधार पर यहाँ ये विकास की प्रक्रिया जो होती है वो जटिल से सरल की ओर मानी जाती है टेरिडोफाइटिन के। और इसके समर्थक जो थे वो थे प्रिंसटन, लैंग, एंड्रयूज, स्कॉट, हास्केल एंड प्रोस्कॉट। ये सब जो है इनके आधार पर उन्होंने ये जो दिया कि ब्रायोफाइट का ओरिजिन टेरिडोफाइट से हुआ है, वो भी कॉम्प्लेक्स टू सिंप्लीफिकेशन विकास प्रक्रिया जो होती है वो जटिल से सरल की हुई होगी। इसके आधार इस परिकल्पना के भी मुख्य इम्पॉर्टेंट तर्क जो है वो तीन तरह के तर्क हैं कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के दोनों के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जननांग जो होते हैं, उनमें सिमिलरिटीज होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि हम कैसे कहें कि टेरिडोफाइट से ओरिजिनेट हुए हैं, तो उसके लिए फर्स्ट तर्क हमारे पास है कि इन दोनों के जो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। दूसरा, इनका इसी तरीके से टेरिडोफाइट जो है एक फॉसिल टेरिडोफाइट हार्नियोफाइटॉन व स्पायरोगोनाइटिस जो होता है, इनकी दोनों के अंदर उनकी टर्मिनल जो स्पोरेंजिया है वो एंथोसेरस की स्पोरेंजिया के साथ बिल्कुल समानता दिखाती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट से ओरिजिनेट हुए हैं ब्रायोफाइट। तो इनको हम समझाने के लिए सभी अलग अलग साइंटिस्ट का जो है वो व्यूज देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि तीसरा तर्क है कि दोनों पादप समूह के अंदर पिगमेंट्स, सेल वॉल का नेचर और उनमें कितना जो रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, जनन विधियां और जीवन में समानताएं होती हैं और बंधुता प्रदर्शित करती है। इस समानताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कालांतर में
टेरिडोफाइट जो थे वो पूर्वज टेरिडोफाइट जैसे साइलोफाइटेस का सिंप्लीफिकेशन और रिडक्शन हुआ है और उसी के कारण ब्रायोफाइट्स डेवलप हुए हैं। तो इसको इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स में हम देखते हैं कि टेरिडोफाइट में हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये 3 तर्क हैं कि उनके जननांग समान हैं, उनमें कोशिका भित्ति, उनमें उपस्थित वर्णक समान है और इसी प्रकार से जो टेरिडोफाइट का जो फॉसिल है हाइनोफाइटोन जो है वो आपके एंथोसेरॉस के साथ मिलता है। तो इन एफिनिटीज के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका ब्रायोफाइट्स का जो रीजन है वो टेरिडोफाइट होता है। इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने व्यू दिए। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला है किंस्टन एंड बैंक के अनुसार राहिनिया जो है जो एक साइलोफाइटिक का मेंबर होता है, जड़ रहित स्पोरोफाइट होता है, उससे ही जो है टेरिडोफाइट का ओरिजिन माना जाता है कि ये इन्हीं से जो टेरिडोफाइट डेवलप हुए होंगे। और इसी प्रकार से सेकंड था एंड्रोस के अकॉर्डिंग स्पोरोकोरिस एक्सट्रोवर्बियम जो होता है उसका एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया कि ये जो है वो टेरिडोफाइट से मिल रहा है, इसका इन दोनों में समानता होती है। तो स्कॉट के अनुसार इन्होंने ये उदाहरण रही कि सर्वप्रथम इनका भी जिसका कि आधार था कि मॉस, लिवरवर्ट्स एंड एंथोसेरॉस के में जो प्लास्टिड्स मिलते हैं या क्लोरोफिल की उपस्थिति और एंथोसेरॉस में मॉस के स्पोरोगोनम की भित्ति में रंध्रों की उपस्थिति जो है वो इन्होंने मेन इसका अवधारणा प्रस्तुत की। इनके आधार पर रंध्रों की का जो प्रिमिटिव जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं उनके समान उनको माना जाता था, यानी रंध्र जो स्टोमेटा हैं वो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट के रंध्रों के समान होते थे। स्कॉट के अनुसार इस टाइम के अंदर जबकि पूर्वजों में टेरिडोफाइट बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद से स्वतंत्र होता था, यानी उनका जो स्पोरोफाइट था वो गैमेटोफाइट से बिल्कुल फ्री था। ये लक्षण आज भी ब्रायोफाइट में दिखते हैं। आज भी ब्रायोफाइट में है, जबकि बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर निर्भर है विद्यमान होते हैं। तो यानी कुल कैरेक्टरिस्टिक ऐसे है कि उनके जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का जब हम कंपैरिजन देखते हैं कि स्कॉट के अनुसार जो एंसेस्टर पहले जो टेरिडोफाइट थे उनमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से बिल्कुल फ्री था और यह लक्षण आज का जो ब्रायोफाइट है उसमें बीजाणुद्भिद जो है वो युग्मकोद्भिद पर पूरा निर्भर है विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त एंथोसेरॉस का भी जो स्पोरोफाइट होता है लगभग वो भी एक में सेल्फ पूरा अपना मतलब आत्मनिर्भर माना जाता दिखता है। ये इंगित करता है कि पूरा टेरिडोफाइट का सीधा ही इसका वंशज होता है। जैसे टेरिडोफाइट जो होते हैं वो फ्री होते हैं और अपना पूरा लाइफ साइकिल जो होता है किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आत्मनिर्भरता होता है, वो ही एंथोसेरॉस में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका ओरिजिन टेरिडोफाइट से होता है। इसी प्रकार से कश्यप के अनुसार भी ब्रायोफाइट का विकास इक्विसिटेस से 3 श्रेणियों में माना जाता है, जो क्रमशः मार्केशियस, जुगरमेलियस और आपके एंथोसेरोटेल्स द्वारा निरूपित करते हैं। इस धारणा के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रस्तुतिकरण के समय साइलोफाइट की खोज नहीं हुई होगी। स्कॉट के अनुसार कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लिवरवर्ट, मॉस और एंथोसेरॉस और प्रिमिटिव वेस्कुलर जो प्लांट होते हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी करने पर समानता पाई गई। इसके आधार पर कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट का ओरिजिन होगा। हैस्केल के अनुसार ओरिजिन ऑफ टेरिडोफाइट जो होता है वो बाय द रिडक्शन ऑफ उनमें रिडक्शन हुआ है टेरिडोफाइट्स की में सिंप्लीफिकेशन या रिडक्शन की क्रिया हुई है, उसी रिडक्शन से ब्रायोफाइट्स का डेवलपमेंट हुआ होता है। इस प्रकार से ये हैस्केल जो होते हैं, हैस्केल कहते हैं कि एंथोसेरॉस का जो स्पोरोफाइट है वो एक फॉसिल टेरिडोफाइट हॉर्नियोफाइटन की बीजाणुधान के साथ समानता दिखाता है और दूसरा एंथोसेरॉस में मॉस कैप्सूल की भित्ति पर मिलने वाले रंध्र जो होते हैं वो जो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट थे उनके रंध्रों से समानता दिखाते हैं। इसके आधार पर ये एविडेंस में यही है कि एंथोसेरॉस और जो शुरू में एंसेस्टर टेरिडोफाइट्स थे उनके दोनों के जो स्टोमेटा जो है वो प्रिमिटिव से मिलते हैं। इस प्रकार साइलोफाइटिस में
सरलीकरण की क्रिया हुई है या रिडक्शन की, सिंप्लीफिकेशन और रिडक्शन की क्रिया से ही ब्रायोफाइट पादप विकसित हुए। ब्रायोफाइट के कई ऐसे जीनस हैं जिनमें स्पोरोगोनियम व रंध्रों की अनुपस्थिति भी उनकी परजीविता को का स्वभाव को बताती है। प्रॉस्कर के अनुसार ब्रायोफाइट पॉलीफाइलेटिक होते हैं, जबकि एंथोसेरोटल की उत्पत्ति हर्नोफाइट जैसे टेरिडोफाइट से हुई है। एंथोसेरोटेट्स एपोफाइसिस वॉल प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, उनका कंपैरिजन हाइड्रोफाइट एंड टेरिडोफाइट से कराया। तो इन दोनों में सिमिलरिटी के आधार पर हम ये ऐसा कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट का जो ओरिजिन है वो टेरिडोफाइट होता है। इस प्रकार से कुल मिला के हम ये देखते हैं कि टेरिडोफाइट परिकल्पना बताती है कि ब्रायोफाइट की उत्पत्ति किससे हुई है? एंसेस्टर टेरिडोफाइट्स पादपों की एक श्रेणी या वर्ग में बीजाणुवृत्त के न्यूनीकरण व सरलीकरण से हुई है। यानी उनमें सरलीकरण व न्यूनीकरण मिला, सिंप्लीफिकेशन हुआ, रिडक्शन की क्रिया हुई, उसी से टेरिडोफाइट में रिडक्शन हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, उसी से ही ब्रायोफाइट बने। इसी के परिणाम स्वरूप ब्रायोफाइट में समान ऊतकों का अभाव था, इसी कारण उसमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट थे और उसकी जो स्पोरोफाइट की जो नेचर था वो पैरासिटिक नेचर हुआ। और इस प्रकार से कई लोग जो है वो इस टेरिडोफाइटन हाइपोथेसिस को नहीं मानते। मेहरा के अनुसार जल फंड सहित कई ऐसे भी समयनी पादप हैं जो पूर्व काल के जलीय जीवन के लिए अनुकूलित थे, परंतु ऐसे पादप आज उनमें वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। इसी प्रकार से इस तर्क की परिकल्पना की सत्यता में संशय हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स का टेरिडोफाइटन ओरिजिन है, इनके ये समर्थक थे। सेकंड परिकल्पना जो है वो है एल्गल हाइपोथेसिस। एल्गल हाइपोथेसिस या शैवाल परिकल्पना के आधार पर उसमें जो उसके लिए विकास की प्रक्रिया जो होती है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुई है। यानी एल्गी प्लांट्स के अंदर कुछ एल्गीज में कुछ ऐसे सिंपल जो रचना थी उनमें अब कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, उसी आधार पर उन्हीं से आगे ब्रायोफाइट्स बने। तो इनको समझाने के लिए इस परिकल्पना के आधार पर ब्रायोफाइट्स जो है वो सरल से जटिल की और इनकी विकास की प्रकृति पाई गई। और इसके जो समर्थक थे वो थे ग्रोवर थे, ग्लोबल थे, फ्रेश थे। इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये इनके फ्रेश थे, कैस्टल थे, स्मिथ और मेहरा थे। इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो है वो इनके एंसेस्टर ब्रायोफाइट के एंसेस्टर एल्गल रहे होंगे, एल्गी रही होगी। ब्रायोफाइट पादपों में जैसे हम देखते हैं कि फ्लैजेला है, यह मेल गैमेट की प्रेजेंस होती है और इसी आधार पर उनमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज नेसेसरी, जल की अनिवार्यता होती है। एम्फीबियस नेचर होता है, ये सभी शैवालों की उत्पत्ति का ही द्योतक होता है। इस प्रकार से ब्रायोफाइट में मिलने वाले जननांग जो होते हैं वो शैवालों में भी वही जननांग मिलते हैं जो ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं। इस प्रकार ग्रोवर के अनुसार, ग्रोवर ने ये बताया कि उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ इंडियन लैंड फ्लोरा। इस परिकल्पना के आधार पर समस्त जितने भी आर्किगोनिएट्स यानी जिनमें आर्किगोनिया मिलती है, ब्रायोफाइट्स और अन्य स्त्रीधानी युक्त पादप, उनका विकास एक्वेटिक एंसेस्टर्स से हुआ है। तो ब्रायोफाइटिक पादप में निम्न करेक्टर उनके ब्रायोफाइट जो है वो क्लोरोफाइसी से कुछ निकटता ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर्स जो हैं वो ब्रायोफाइट्स के, उनमें दोनों में सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि हरित शैवाल जो होता है, जो ग्रीन क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं और जो ब्रायोफाइट है, उन दोनों के में भी ब्रायोफाइट में भी एंथोसेरोटल्स मान लेते हैं, उनमें भी दोनों में पायरेनट्स की प्रेजेंस होती है। उन दोनों के अंदर चाहे ब्रायोफाइट्स और एल्गी देखिए, दोनों के अंदर रिजर्व फूड क्या है? स्टार्च होता है। और स्टार्च के साथ साथ इनमें दोनों में सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। दोनों ब्रायोफाइट्स में मॉस में देख लिया जाए और इसी तरीके से शैवालों के समान ब्रायोफाइट्स में मॉस में भी देखो और ब्रायोफाइट्स में प्रोटोनिमा जो होती है वो समान रचना पाई जाती है। इस प्रकार से ग्लोबल के अनुसार ड्यू टू इसके अंदर जो है ये बता रहे हैं कि बिटवीन ब्रायोफाइट सिमिलरिटीज, ड्यू टू सिमिलरिटीज बिटवीन द ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी। जैसे इन आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट और इनमें दोनों में सिमिलरिटीज ये है कि सेल वॉल एक सी है, एपिकल ग्रोइंग पॉइंट उनमें दोनों में एक होता है, दोनों में डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है, दोनों के अंदर डेवलपमेंट ऑफ कंडक्टिव एरिया होता है
और इसी प्रकार से सीलिएटेड एंथ्रोजॉइट्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है, रिजर्व फूड दोनों में सेम होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है। तो ग्लोबली कहते हैं कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स के अंदर ये सिमिलरिटीज होने के कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट होते हैं वो एल्गी से डेवलप हुए। फिर 1916 एंड 1914 के अकॉर्डिंग क्लोरोफोरेट्स एंड थियोफाइसी के मेंबर्स जो होते हैं उन्हीं से ही आपके हेपेटिक ऑक्सीडा के ये सब जो है वो ब्रायोफाइट का ओरिजिन इनके कारण माना जाता है कि इनमें क्लोरोफोरेट्स और थियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं। इसमें हेटेरोट्राइकस सिस्टम मिलता है। हेटेरोट्राइकस में हम कहते हैं कि विषम तंतु की होते हैं और इनका इसको इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका ओरिजिन ब्रायोफाइट से हुआ है। जैसे क्लोरोकोलिकिड्स के अंदर देखो हेटेरोट्राइकस हैबिटेट होती है, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम होता है। थियोफाइसी के अंदर ऑर्डर लैमिनेरियंस के अंदर फ्यूकेस में भी प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। थियोफाइसी रोडोफाइसी के अंदर ग्लोइंग पॉइंट मिक्स होता है। तो ये सब माना जाता है कि थियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी के मेंबर जो होते हैं उनमें उनकी रिजेम्बलेंस ब्रायोफाइट से मिलती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स इनका ओरिजिन जो होता है वो टेरिडोफाइटन ओरिजिन ना होकर एल्गल ओरिजिन होता है। इस प्रकार से स्मिथ और फिट्स भी कहते हैं, फिट्स के अनुसार भी ये हो गई कि इन्होंने भी ये समर्थन दिया कि ब्रायोफाइट की उत्पत्ति किससे होती है, एल्गी से होती है। और इसके आधार पर उन्होंने ये अपने स्वभाव में बता दिया कि फर्स्ट कैरेक्टर हमने देखा कि ड्रेपेंडियोप्सिस और फ्रिशियला जो है उनमें भी विषम हेटेरोट्राइकस हैबिट होती है और कुछ शैवालों के अंदर जिनमें मृदुतक पूरा होता है, मृदुतक की स्वभाव वाला थैलस होता है, पूरा पैरेन्काइमेटस प्लांट बॉडी होती है, वो थियोफाइसी के मेंबर उनका विकास हुआ है। मृदुतक की थैलस में क्रमशः डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है और एपिकल ग्रोथ होती है, वो भी डिक्टियोटा। तो ये भी रिजेम्बलेंस बताता है। और तीसरा है कालांतर में पादप पूर्ण रूप से इरेक्ट हो गया, वो थियोफाइसी के सदस्य लेमिनेरिया में भी ऐसा ही होता है। इस प्रकार के स्वभाव वाले पादपों में ऊतकों का विभेदन होता गया और इस प्रकार से जननांग जो होते हैं बंद गुहा में भी परिवर्तित हो गए, जैसे सारगेसम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारे पास ग्लोबल का पॉइंट है या फ्रेश पॉइंट क्या है। फ्रेश के अकॉर्डिंग हमने ये लिया कि ब्रायोफाइट्स होते हैं वो एल्गी से ओरिजिनेट होते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के माने टेरिडोफाइटियन ओरिजिन और आपके एल्गल हाइपोथेसिस को हमने दोनों पढ़ा। स्मिथ के अकॉर्डिंग एल्गल हाइपोथेसिस में ये बताते हैं कि क्लोरोफाइसी की सदस्य जैसे फ्रिशियला की से ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति हुई है। ये थियोफाइसी ना होकर सीधे हो गए, यानी ये दोनों ही जो है वो इनमें फ्रिशियला और ब्रायोफाइट का मतलब पूर्वज माना जाता है। फ्रिशियला एक एम्फीबियस क्लोरोफिल हरित शैवाल होता है जो सूखते हुए जलाशयों की मिट्टी पर पाया जाता है। इस उभयचर शैवाल में एक सरल सूत्र में एक त्रिविमीय भूपृष्ठीय प्रकाश संश्लेषी थैलस के परिवर्तन की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा के समान इनमें भी जैकेट के द्वारा जननांग प्रेजेंट होते हैं, जो जननांगों का यद्यपि शैवालों में अभाव होता है, परंतु इस परिकल्पना के समर्थकों के आधार पर यह तर्क किया गया कि ब्रायोफाइटा में जो स्टेराइल जैकेट होती है वो एक स्थलीय अनुकूलन का परिणाम होता है। ब्रावर के अनुसार कारेसी कुल में न्यूक्यूल का और कोलियोकीट में युग्मनज के परिवर्तित होने वाले संरक्षणी आवरण में भी आवरण में इस प्रकार के जननांगों का पूर्वाभास होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रायोफाइटा की जो एल्गल हाइपोथेसिस है इसी को अधिकांश ये मानते हैं कि अधिकांश इसी पर फेवर करते हैं कि ब्रायोफाइट का ओरिजिन एल्गल ओरिजिन होता है। इस प्रकार से वास्तव में इस परिकल्पना में ब्रायोफाइटा और आदिम टेरिडोफाइट का विकास दो अलग अलग श्रेणियों में माना जा सकता है। ब्रायोफाइट समूह में विकास जो होता है वो मोनोफाइलेटिक ना होकर पॉलीफाइलेटिक, यानी ब्रायोफाइटा का एक सोर्स नहीं है, उसका सोर्स क्या है, पॉलीफाइलेटिक होता है और इसी के आधार पर उसी से आगे लिवर बर्ड हुआ और मॉस हुए और एंथोसोरस के मेंबर्स हॉर्नबर्ड्स ये इनका पृथक संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो है इसमें इसके आधार पर ब्रायोफाइट्स कैसे बने। ब्रायोफाइट का ओरिजिन जो है वो प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिमा रिलीज रिलेटेड हो गया। तो एल्गल ओरिजिन ब्रायोफाइट का
ओरिजिन जो है वो एल्गल ओरिजिन हुआ। वॉटसन 1935 में कार्बोनिफेरस लिमिट के अंदर एनाबॉर्न को देखा गया, तो शुगर वेरिएंट्स है, मॉसेस प्रेजेंट होते हैं, उनमें उन आधार पर हम कह सकते हैं कि तो कुल मिला के ब्रायोफाइट जो है या तो उनका एल्गल ओरिजिन है या टेरिडोफाइट होती है, वो उनकी एफिनिटी के कारण होता है। इस प्रकार से आज हमने ब्रायोफाइट के ओरिजिन को डिटेल में स्टडी किया कि ब्रायोफाइट का टेरिडोफिटिक ओरिजिन होता है या एल्गल ओरिजिन होता है। थैंक यू।